हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसका 2 पार्ट का मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, तीसरे पार्ट को मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को ख़रीद कर पढ़ें, क्योंकि किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आइए इसका जो पार्ट 3 कहता है, इसमें है कि जैसे आजकल के जो एजुकेशन के बारे में है कि जो लेखक है कि उससे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे, जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। तो आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर और दूसरे गरीब हैं। इनके ज़रिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक ख़ास बात उजागर करता है। इसमें बताया है कि इस पुस्तक को लेखक ने बढ़ाया है और इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े उससे मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे। अकाउंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। पता है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं, तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज़ मानी गई है। जब लेखक ने रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो इन्हें चौंका दिया। 2 डैडियों के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे। उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि वे किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाए। 2 डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे और जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई ख़ास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके कैरियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना
न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं कि वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से ही उन्हें फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब है कि हम उन्हें ज़िंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो नौकरी जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती हैं। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि ये विचार वे न हों जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हों, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। लेखक ने बताया है कि एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्हें अलग तरीके की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। कि यहाँ पर शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपने खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। और लेखक ने बताया कि एक माँ होने के नाते उन्हें उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फ़ायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है कि ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद की धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों को भी धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। तो ये लेखक हैं शेरॉन लेक्टर। तो अब आइए रिच डैड पुअर डैड
का चैप्टर 1 अध्याय 1 में क्या बताता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार तो लेखक के 2 डैडी थे, एक अमीर थे और दूसरे गरीब थे। एक बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। जिसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। इनके दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसका परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, तो दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरी। इनके दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही सलाह दी थी लेखक को, परंतु इनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर इनके पास केवल एक डैडी होते तो ये या तो उनकी सलाह मान लेते या फिर उसे ठुकरा देते, लेकिन चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसीलिए इनके पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय लेखक ने उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा। रॉबर्ट ने काफ़ी सोचा करते थे, उनकी तुलना करते थे, फिर खुद के लिए फैसला किया करते थे। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। अब इसमें दूसरा पेज, तो उदाहरण के तौर पर इनके एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरी डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। तो जब छोटे थे तो इनके दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते ये दोनों की बातें सुनना चाहते थे। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। ये काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करते थे कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि इनका बहुत सारा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था और ये खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में वे इसी तरह के सवाल पूछते थे कि काश मैं यह बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही हैं और ये उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं, या कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। फिर इसमें लिखा है कि बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, चूँकि दोनों ही इनके प्यारे थे, इसीलिए इन्हें खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना इनकी आदत बन गई थी, जो आगे चलकर इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर रॉबर्ट एक तरह से सोच पाते, अगर ये मतलब लेखक बताया कि एक तरह से सोच पाते तो यह
लेखक के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं और कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। फिर है कि कहता है कि धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश में जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। फिर लेखक ने लिखा है कि ये अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचते हैं। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे? चूँकि इनके पास, रॉबर्ट के पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसीलिए इन्होंने दोनों से सीखा और इन्हें दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते इन्होंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार इसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी इन शब्दों का इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि लेखक ने जल्द ही जल्द अमीर बनने वाले डैडी ने इन्हें समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। इनका दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इनकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता है, लेखक ने बताया कि रॉबर्ट उनकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि इनके दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु
इन्होंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। तो इसका रेस्ट पार्ट बाद में।